हाय, मैं नितिन कुमार, नितिन सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो द हिंदू के एडिटोरियल की एनालिसिस और उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, आज के हिंदू के एडिटोरियल में है क्या, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है कि पॉलिसी रिट्रीट कहने का ये मतलब है कि जो ट्रम्प, यहाँ पर जो चर्चा का विषय है वो ये है कि ट्रम्प प्रशासन ने कुछ समय पहले ये निर्णय लिया था कि ऑनलाइन क्लासेस जो ली जाएगी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और उधर यदि विदेशी छात्र हैं जो कि अमेरिका में रह रहे हैं और यदि वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ज़्यादातर, जैसा कि अभी हो रहा है कोविड-19 के सिचुएशन में, तो वो अपने आप में क्या किया जा रहा था, प्रतिबंधित किया जा रहा था और इस चीज़ को चैलेंज किया गया है। क्लियर? इस पृष्ठभूमि में इस पूरे एडिटोरियल को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है पॉलिसी रिट्रीट, यानी कि पॉलिसी के मामले में कदम का वापस लिया जाना यूएस स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो चर्चा है। तो ट्रम्प मस्ट डिलीवर ऑन द जॉब्स, नॉट इंगेज इन द रेटरिक ऑन द वीज़ा टू स्टे इन द ऑफिस। तो कहा जा रहा है कि ट्रम्प वहाँ से क्या करें कि ज़रूर से जॉब के ऊपर काम करें, लोगों को रोज़गार देने के ऊपर काम करें, ना कि किसी तरह के रेटरिक के ऊपर ध्यान दें। रेटरिक क्या होता है कि एक ही चीज़ को जब बार बार दोहराई जाती है और उसमें गंभीरता ना हो तो उसको रेटरिक कहते हैं। तो अपने पद पे बने रहने के लिए रेटरिक का सहारा ना लें, बल्कि उनके द्वारा किया जाए कि लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाई जाए। अब देखिए, दूसरा पॉइंट जो है इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए क्या है कि कहा जा रहा है मार्केट फोर्सेस एंड कॉमन सेंस अपीयर्ड टू ट्रायम्फ ओवर द नैरो माइंडेड इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म इन द यूएस ऑन द स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो ट्रम्प प्रशासन ने संरक्षणवाद का जो फैसला लिया था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट का जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस है वो हावी होता दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि President Trump administration had to walk back a recent immigration policy dictate that would no longer issue visa to the university in the program involving the substantial online component starting in the fall 2020 semester। तो देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प हैं, उनके प्रशासन ने अपने हाल फिलहाल के उस फैसले को वापस ले लिया कि जिसमें इन्होंने ये कहा था कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि स्टूडेंट को, छात्र और छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रही है, उनको स्टूडेंट वीज़ा नहीं दिया जाएगा, उनके स्टूडेंट को स्टूडेंट वीज़ा नहीं दिया जाएगा। और ये कब से होना था? तो फॉल 2020 सेमेस्टर की यदि बात की जाए, जो कि सितंबर से शुरू होकर दिसंबर के आसपास तक चलता है, उस सेमेस्टर को कहते हैं। Now, so just a minute. Policy retreat. Had the policy withstood the legal challenge that was immediately mounted by the Harvard University, MIT and over 200 other university, तो कहा जा रहा है कि ये जो नीतिगत फैसले लिए गए उसको क्या दी गई, कानूनी चुनौती दी गई, तत्काल चुनौती दी गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, MIT के द्वारा, ठीक है, इस और 200 से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी हैं USA के अंदर, उनके द्वारा दी गई। अब ये लीगल जो चुनौती दी गई, क्या वो बना रहेगा, नहीं बना रहेगा, ये तो आगे देखने की बात होगी। फिर लेकिन कहा जा रहा है कि इट माइट हैव लेड टू द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन सच कोर्स फेसिंग द रिस्क ऑफ डिपोर्टेशन एंड दोज इंटेंडिंग टू एंटर द US ऑफ द हायर स्टडी स्टैंडर्ड अब्रॉड विदाउट ओपिनियन। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि देखो, 200 यूनिवर्सिटी जिसके अंदर हार्वर्ड और MIT तो है ही, उसने लीगल चैलेंज किया। अब इस लीगल चैलेंज का क्या होगा ये तो आगे बात की बात होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि यूनिवर्सिटीज़ में, USA की यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी क्या है, इनरोल्ड हैं, उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, यानी कि उनको देश से निकाला जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे छात्र जो कि यूनाइटेड स्टेट में क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया, वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है द यूनिवर्सिटी ज्वाइनिंग द केस अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द फेडरल इमिग्रेशन एंड
custom enforcement argued in the court and that this policy describe a cruel and illegal। तो कहा जा रहा है कि इस केस में जितने भी यूनिवर्सिटी शामिल हैं और इस निर्णय के खिलाफ जितने भी यूनिवर्सिटी गए हैं कोर्ट के अंदर, और फेडरल इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट की यदि बात की जाए, इस कोर्ट की यदि बात की जाए, तो इसने इसे क्या दिया है, क्रूएल और इलीगल करार दिया। क्रूएल कहने का मतलब ये काफ़ी कठोर भी है, एक क्रूरतम कहा जा सकता है, और क्या है ये दूसरी तरफ देखें तो गैर कानूनी भी है। Undermining the efforts to create a safe online learning system amidst the raging pandemic, however, their fight may be far from over। तो समझिए कि अब ये तो तत्काल ये फैसला तो आया कि ये क्रूएल है, इलीगल है, और जो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज देना चाह रहे हैं, ख़ास करके पैंडेमिक के सिचुएशन में उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये जो कानूनी लड़ाई है, अभी भी पूरा होना बाकी है। बोथ द यूनिवर्सिटी एंड देयर पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल एनरोलीज would be rise to remain alert to the possible of the additional restriction foisted into entry process at a future date। तो कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों की बात की जाए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत जो छात्र हैं जो कि यहाँ पर अपने को इनरोल करना चाह रहे हैं, दाखिला लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी क्या हो जाएंगे, इस मामले में सतर्क हो जाएंगे कि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अतिरिक्त क्या लगाया जाए, अतिरिक्त रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध वगैरह लगाया जाए, और ऐसा अभी कुछ मतलब पता नहीं चला है आगे क्या हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ऑलरेडी द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ क्लैरिफाइड दैट ए न्यूली इनरोलिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉसिबली 2 lakh across the US will be barred from making pure online courses while living in the country। तो जो प्रशासन है उसने बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र हैं जो कि करीब 2 लाख के आसपास हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर, तो उनको मतलब उस देश में ऑनलाइन क्लास लेते हुए रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अंततः उनको बाहर जाना पड़ेगा। फिर भी जो ये पूरी की पूरी लड़ाई है दोनों तरफ से क्या हो चुकी है, काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। इस केस में जो जज हैं उन्होंने इस केस को क्या रखा है, ओपन रखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि अतिरिक्त जो आगे प्रतिबंध लगाई जाएगी उसके ऊपर आर्गुमेंट्स या तर्क दोनों ही तरफ से सुने जा सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प हिज एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन सागास विल ओनली रैचेट अप द प्रेशर ऑन him to perform the deliver during what is probably considered the hardest year politically of his first term। तो जहाँ तक ट्रंप प्रशासन का सवाल है और उनकी जो इमिग्रेशन की नीति है, इमिग्रेशन मतलब दूसरे देशों से इस देश में आने वाले लोगों के प्रति जो ट्रंप प्रशासन ने जो नीति अख्तियार की है, नीतिगत फैसला लिया है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि एक तरीके से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल रहा है कि जो अभी तक ट्रंप का राष्ट्रपति रहते हुए सबसे मुश्किल सा राजनीतिक रूप से क्या है ये साल रहा है, तो उस स्थिति में कि वो क्या करें, परफॉर्म करें और डिलीवर करें, क्योंकि अंततः उनको इस साल के नवंबर दिसंबर के आसपास क्या करना है कि इलेक्शन में जाना है और लोगों से मत लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रंप प्रशासन क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इस रेडिकल जो थॉट्स हैं प्रोटेक्शनिज्म के, संरक्षणवाद के, इनको एक तरीके से मतलब बढ़ावा दे रही है। On the other hand, he is facing a sharp legal backlash in the realm of the immigration policy, not only in the case of a student taking online courses, but also his ban on the issuance of H-1B visa for skilled workers and several other worker visa। तो दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो उनको कहीं ना कहीं बैकलैश कहने का मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा
विरोध का सामना करना पड़ रहा है अपने इमिग्रेशन पॉलिसी के मामले में। ना सिर्फ स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कहाँ पर, यूएस में रहते हुए, बल्कि H1B वीज़ा के मामले में भी, जो कि कुशल जो श्रमिक हैं उनके लिए है, और दूसरे और वीज़ा के मामले में भी। Second, his job approval rating on the decline in the face of the government mismanagement of the policy to contain the spread of the COVID-19। तो जहाँ तक, जस्ट ए मिनट, हाँ, तो जहाँ तक ये समझिए कि कोविड-19 को कंटेन करने का सवाल है, दूसरी बात यह है कि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि लोगों के बीच जो उनकी पकड़ है वो क्या होती है, नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि कोविड-19 के स्प्रेड होने में, फैलने में और उसको रोकने के लिए जो उनके द्वारा नीतिगत फैसले लिए गए ना, वो कारगर नहीं रही है, और उसका माना जा रहा है कि काफ़ी कुप्रबंधित रहा। And the ineffective step it has taken to bolster the economy and a surge in the racial tension। और इसके अलावा क्या हुआ है कि जो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान देना, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए और साथ इन्होंने जो कदम उठाए वो क्या रही, अप्रभावी रही है। और साथ में जो रेशियल टेंशन है, यानी कि नस्लवादी जो एक तरीके से तनाव देखें, वो काफ़ी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। थर्ड, हिज डेमोक्रेटिक राइवल जो बाइडेन इज ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन मिस्टर ट्रम्प्स फेलिंग एंड फाइंड ए पाथ टू विक्ट्री इन द नवंबर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इसके अलावा उनके जो विरोधी हैं और जो कि प्रेसिडेंट के चुनाव में इनके विपक्ष में खड़े होंगे, जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, उनकी बात यदि देखी जाए तो वो कोशिश क्या कर रहे हैं, जिन मामलों में ट्रंप प्रशासन क्या रही है, विफल रही है, उस ट्रंप प्रशासन की विफलता का फ़ायदा उठा सकें आगे नवंबर में जो राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि इस लेटेस्ट वीज़ा पॉलिसी के ऊपर जो उन्होंने अपना कदम वापस लिया, वो इनके लिए काफ़ी मतलब एक तरीके से कह सके एम्बेरसमेंट वाला रहा है, लज्जाजनक हो चुका है। ट्रंप इज़ अनलाइकली टू बैक डाउन फ्रॉम हिज ब्रॉडर प्रोटेक्शनिस्ट इम्पल्स फॉर ए फियर ऑफ एनलेटिंग द कोर ऑफ हिज बेस। तो वहाँ से ट्रंप का जहाँ तक सवाल है, ध्यान दें, वहाँ से ट्रंप का जहाँ तक सवाल है कि बहुत ही कम संभावना है कि वो पीछे हट जाएं अपने जो बहुत व्यापक जो उनका संरक्षणवाद की जो नीति है या जो उनकी कोशिश है, ठीक है, क्योंकि उनको ये डर है कि उनकी जो कोर कंस्टिट्यूंसी है, यानी कि वहाँ के लोग जो कि इस रेडिकल थॉट्स को, कट्टर जो सोच है उसको बढ़ावा देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि वो उनके हाथ से जाते रहेंगे। एंड दोज हुज जॉब्स ही क्लेम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेनर्स एंड इमिग्रेंट्स। और ऐसे लोग जिनके कि जॉब को वो क्या कह रहे हैं कि विदेशियों से बचाना चाह रहे हैं और इमिग्रेंट्स से बचाना चाह रहे हैं। इमिग्रेंट्स कहने का ये मतलब है कि जो लोग वहाँ जाके बस गए हैं उनसे बचाना चाह रहे हैं। तो वही जिन लोगों से बचाना चाह रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि भाई वही जो चीज़ है वो उनके उलट चली जाएगी यदि ये बचाएंगे नहीं, कम से कम बचाते हुए ना दिखाएं अपने आप को, तो क्योंकि चुनाव तो नवंबर में ही होने जा रहा है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें कि however he will have to proactively address the precarious state of US macro economy through the fiscal measure। तो लेकिन उनको ज़रूरत क्या है कि वो बड़े ही सकारात्मक रूप से क्या करें, जो यूनाइटेड स्टेट की जो मैक्रो इकोनॉमी की बात की जाए, वहाँ की जो राजकोषीय स्थिति है उसकी यदि बात की जाए, वो काफ़ी अस्थिर है और उनको आगे बढ़ के आगे कदम उठा के, सकारात्मक कदम उठा के क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। while also providing succor to the tens of millions of the workers who have lost their livelihood through the crisis। और साथ में उनको ये भी देखना पड़ेगा कि लाखों लाख मजदूर जिन्होंने अपनी आजीविका गंवा दी है कोविड-19 के सिचुएशन में,
कोविड-19 के सिचुएशन में उसको भी क्या करें, एक तरीके से मतलब सांत्वना जैसी चीज़ें मिल सके, ये भी करने का काम किनका होगा, मिस्टर ट्रंप का होगा। अब देखिए जो दूसरा एडिटोरियल है, और दूसरे एडिटोरियल की यदि बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है पैरिक विक्ट्री। ऐसे पैरिक विक्ट्री को सबसे पहले ये समझिए कि लिखें won at the great cost to have worthwhile for the victor। तो ये समझिए कि won at the great cost मतलब कोई ऐसी जीत जो कि काफ़ी मतलब कीमत अदा करके हुई हो, और जो जीतने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी ना दिखे, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं कि हम पैरिक, इसे हम क्या कहते हैं, पैरिक थॉट विक्ट्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पैरिक विक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए कि इसमें कहा जा रहा है कि पैरिक विक्ट्री ऑन सिंगापुर इलेक्शन, यानी कि सिंगापुर इलेक्शन में जो चुनाव हुई है और उसमें जो जीत हुई है उधर की सत्तारूढ़ पार्टी की, वो क्या है कि एक बड़ी कीमत अदा करके हुई है, और उतना फ़ायदा नहीं दिख रहा है जितना कि विक्ट्री से होना चाहिए था जीतने वाले को। तो द रिड्यूस मेजॉरिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर सिंगापुर रूलिंग पार्टी टू इनिशिएट रिफॉर्म। सिंगापुर की जो सत्तारूढ़ दल है उसकी यदि बात की जाए तो वो जीत तो जरूर गई है अभी चुनाव में, लेकिन उसकी जो मार्जिन है वो क्या हो गई है, घट गई है। मार्जिन क्या हो गई है, घट गई है। और इस पार्टी ने हाल फिलहाल में क्या किया था, सुधार की दिशा में आगे कदम बढ़ाया था। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें कहा जा रहा है कि कैन सिंगापुर पीपल्स एक्शन पार्टी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ली हिंसेन लूंग री इन्वेंट इटसेल्फ। तो क्या सिंगापुर की जो पीपल्स एक्शन पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर ली हिंस लूंग का, वो अपने आप को फिर से खोजेगा, खुद से पता लगाएगा कि आखिर गलती कहाँ हुई है, नीतिगत फैसले कहाँ गलत हुए हैं। सो देखिए, दैट इज द लूमिंग क्वेश्चन इन द सिटी स्टेट डिस्पाइट इज विनिंग ए सुपर मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शन ऑन जुलाई 10 एट द लीडरशिप हैज सेट इन मोशन ए सक्सेशन प्लान। अब कहा जा रहा है कि यही प्रश्न है जो कि इस छोटे से शहर वाले राष्ट्र की बात की जाए सिंगापुर की, तो वहाँ पर इलेक्शन हुआ और वहाँ पर जो पीपल्स एक्शन पार्टी ली हेंग लूंग की जो सरकार है वो पुनः जीत के आई। 10 जुलाई को चुनाव हुआ था जनरल इलेक्शन में, और ये प्रश्न अभी भी मंडरा रहा है कि क्या कि वो जो सत्तारूढ़ दल जो पहले थी और फिर से भी चुनी गई है वो अपने आप को री इन्वेंट कर पाएगी। जबकि देखिए कि इनका सक्सेशन प्लान जो है, सक्सेशन प्लान कहने का ये मतलब कि जो आगे एक के बाद जो एक नेता आएंगे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है और उसको क्या किया जा रहा है, लागू भी किया जा रहा है। द PAP विच हैज़ बीन द फेस ऑफ सिंगापुर मैनेज्ड democracy since 1965 secured but a Pyrrhic victory in the snap poll। तो कहा जा रहा है कि PAP की यदि बात की जाए तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सिंगापुर में जो डेमोक्रेसी है वो 1965 से चल रही है, लेकिन PAP पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं इसको मैनेज किया जाता रहा है, ठीक है। और ये जो जीत हुई है स्नैप बैलेट में, स्नैप बैलेट कहने का मतलब बहुत ही कम समय में ही क्या हुआ, चुनाव करवाई गई, उसको कहते हैं स्नैप बैलेट कहते हैं। तो यहाँ पर जीत जरूर हुई है PAP की, लेकिन वो जीत जो है एक कीमत के बाद मिली है इनको। अब देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए कि इस पार्टी की बात की जाए तो उसको 61% क्या मिले, मत मिले, और इसका ये मतलब हुआ कि 93 सीटों में से 83 सीट इनको मिल गए।
ठीक है। और लेकिन 2015 में इनको कितना मिला था, तो 69.9% वोट मिली थी, 69.9% वोट मिली थी। उससे क्या है, अब ये कम है, कहाँ 69.9% वोट थी, अब कितनी है, 61% वोट मिली है। और ड्यूरिंग द, और जो 2015 में जो चुनाव हुआ था वो सिंगापुर के स्वतंत्रता के 50वीं सालगिरह पे हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो इस देश के जो फाउंडिंग फादर थे, फाउंडिंग फादर कहने का मतलब जो यहाँ के संस्थापक थे, ठीक है, तो उस संस्थापक और जो कि उस समय तक प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और ली केन यू, ठीक है, ली केन यू जो कि अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उनके क्या हैं पिता थे, ध्यान देना। तो उस समय जीत मिलती रही, लगातार मिलती रही, और उसके बाद इनके पास आ गई है। अब पार्टी की यदि बात की जाए 2011 के बाद से यदि देखा जाए तो दूसरा सबसे इनको क्या मिला है, लोएस्ट परफॉर्मेंस मिला है, ये ध्यान देना है। नाउ अब देखिए नेक्स्ट जो बारी आती है, PAP's poor show is all the more telling because the elections were called months ahead of the schedule। अब देखो PAP की ये जो बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छी तो नहीं कही जा सकती है जो परफॉर्मेंस है, जीत तो हासिल हुई है लेकिन पहले के हिसाब से इनके वोटिंग प्रतिशत क्या हुए हैं, कम हुए हैं। तो इस हिसाब से यदि आप देखिए तो कहा यह जा रहा है कि जब ये शेड्यूल था उससे महीनों पहले इसको करवाया गया, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस है तो वो अच्छा नहीं रहा, तो ये अपने आप में इनके लिए बुरी बात है। एंड द कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन डिनाइड द अपोजिशन पार्टी इवन द नॉर्मल इफ हाईली लिमिटेड चैनल्स ऑफ आउटरीच ड्यूरिंग द 9-day कैंपेन पीरियड। अब देखो कि जो चुनाव हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 दिन का चुनाव प्रचार चला, ठीक है। जो सत्तारूढ़ दल है उनको तो मिल गया सब कुछ, उनको तो पर्याप्त मौके मिले कि बड़े बड़े चैनल के थ्रू अब वो अपने प्रचार प्रसार को कर लें, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है उनको ये बड़ी सीमित संख्या में ये क्या मिल पाए, मौके मिल पाए किसके, चुनाव प्रचार के। अब देखिए कि नेक्स्ट कहा जा रहा है, क्रिटिकली मिस्टर ली हैज़ एक्नॉलेज द रियल मीनिंग ऑफ द PAP। लेकिन यहाँ पर देखिए मिस्टर ली की यदि बात की जाए तो उसने PAP को जो कम सीट मिली है और उसके अलावा कम जो वोटों के प्रतिशत उनके पास मिली है, इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया है। और साथ में इन्होंने ये माना कि जो युवा मतदाता हैं वो क्या चाह रहे हैं कि संसद के अंदर एक डाइवर्सिटी चाह रहे हैं, एक संसद के अंदर क्या चाह रहे हैं, विविधता चाह रहे हैं, ऐसा उन्होंने माना इस बात को। इसके बाद देखिए कि आगे ये कहा जा रहा है, इन ए कंक्रीट रिस्पॉन्स ही हैज़ अनाउंस दैट द वर्कर्स पार्टी चीफ प्रीतम सिंह वुड बी फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट इन द सिंगापुर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। और एक बहुत ही पुख्ता उन्होंने एक तरीके से कदम उठाया। और मिस्टर ली की यदि बात की जाए तो उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी है, वर्कर्स पार्टी जिसके कि मुखिया प्रीतम सिंह है, उनको एक आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी कि ये क्या है, विपक्ष के नेता हैं। और यदि सिंगापुर के एक सदनीय विधायिका की बात की जाए तो उसके इतिहास में क्या है, ये एक अप्रत्याशित कदम कहा जा सकता है। जो वर्कर्स पार्टी ने 10 सीट जीते हैं, वो पहले कितनी हुआ करती थी, 2015 में 6 हुआ करती थी, और जो कि अभी तक अपोजिशन पार्टी के द्वारा जीती गई सीटों में सबसे ज़्यादा है। क्लियर? दीज आर द गेन्स इन व्हाट इज इन इफेक्ट ए वन पार्टी स्टेट। क्लियर? अब देखिए कि यही एक आप देख सकते हैं इस चुनाव का एक आप सकारात्मक पक्ष देख सकते हैं कि जो अभी तक वन पार्टी वाली बात थी, एक दलीय बात चल रही थी, उसमें अब आपने विपक्ष को भी क्या दी है, आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। ठीक है। अब वर्कर्स पार्टी की यदि बात की जाए तो पहला जो उन्होंने पार्लियामेंट्री सीट जीता था, संसदीय सीट जीता था, वो 1981 में जीता था। और जब 16 वर्ष बीत चुके थे किस चीज़ के, जब मलेशिया से सिंगापुर अलग हुई थी। तो
अब देखिए, another dilemma for Mr. Lee is a slender margin of victory for the country's deputy prime minister and finance minister Heng Swee-keat, who is tipped to be succeeded as a premier in 2020। अब देखिए दूसरा झटका जो मिस्टर ली के लिए है कि उनके जो उप प्रधानमंत्री हैं और जो वित्त मंत्री हैं हेंग स्वी-केट, वो उनकी जो जीत की जो मार्जिन है वो काफ़ी कम होगी, काफ़ी स्लेंडर मार्जिन होगी। स्लेंडर मार्जिन कहने का मतलब बहुत ही कम वो जीत के अंतर के साथ संसद में पहुंच पाए हैं। और जहां तक बात किसकी की जा रही है, हेंग स्वी-कीट की जा रही है। माना जा रहा है कि 2022 के बाद ये क्या है, पीएम मटेरियल है, पीएम मटेरियल है। जैसे इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि भारत में 2014 से पहले करीब 2012-13 की यदि बात की जाए तो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्रीमान मोदी जी, वो क्या थे, उनको माना जाता था राजनीतिक रूप से कि पीएम मटेरियल है। और आगे जाके आपको पता है 2014 में फिर 2019 में दोनों ही चुनावों में जीत के भी आए और भारी बहुमत से जीत के आए और उन्होंने शपथ भी ली प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक इसी ढंग से हेंग स्वी-कीट को माना ये जा रहा है कि 2022 में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब उनके जीत का अंतर कम हुआ है तो ये अपने आप में जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मिस्टर ली, उनके लिए क्या है, चिंता की बात है। अब देखिए, वेयर इज मिस्टर ली हैज़ ऑलरेडी हिंटेड दैट ही माइट स्टे ऑन अंटिल द एंड ऑफ पैंडेमिक, द इलेक्शन आउटकम कुड फर्दर अल्टर द टाइम टेबल। अब देखिए, वैसे मिस्टर ली की यदि बात की जाए वो पहले ही इस बात पे इशारा कर चुके हैं कि वो तब तक जरूर बने रहेंगे जब तक कि वैश्विक महामारी कोविड-19 खत्म ना हो। लेकिन जो चुनाव का रिज़ल्ट आया है ना, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट होती हुई दिख रही है कि वो कोई ज़रूरी नहीं कि इस टाइम टेबल के ऊपर बने रहें, ठीक है, वो आगे भी मतलब प्रधानमंत्री के रूप में बने रह सकते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उनको क्या करना है, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है, ठीक है, वहाँ जो मंदी चल रही है उसको दुरुस्त करना है और उन जो कोरोना वायरस से उनकी लड़ाई है उसको भी मतलब जीतना है और अपने आप को राजनीतिक बदलाव के बयारों के हिसाब से, राजनीतिक बदलाव के हवा के हिसाब से बदलने की भी ज़रूरत है उनको। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है समझिए, it is conceivable that given the gradual democratization of polity, Singapore customary method of settling the leadership position behind closed door would sooner rather than later become a subject of a public debate। क्लियर? तो ये बिल्कुल मतलब मोटे तौर से संभव है कि धीरे धीरे जो सिंगापुर की राज्य व्यवस्था में क्या हो रहा है, डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस ढंग से लोकतांत्रिकरण हो रहा है, तो जो पहले का जो एक सेटल्ड तरीका था, पहले से जो एक तरीका ये चला आ रहा था और परंपरागत रूप से कि जो जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, ठीक है, वो बंद कमरे में तय हो जाता था मीटिंग करके, तो वो चीज़ जो है आज अब धीरे धीरे समाप्त होगी और कहीं ना कहीं कौन लीडर बनेगा ये लोगों के बहस का हिस्सा भी बनने जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि इसमें कहा क्या जा रहा है, ध्यान देना आप लोग। नाउ दैट इज़ अ साइन ऑफ इवॉल्विंग सोसाइटी वेयर बिसाइड द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक एफ्लुएंस सिटीजन रिकॉग्नाइज द value of a greater political participation for its own sake and regard a respect for dissenting opinion as a necessary concomitant। क्लियर? तो देखिए इस चीज़ को आप समझिए कि इसमें ये कहा जा रहा है कि नाउ तो एक जो बदलता हुआ समाज है, खास करके सिंगापुर की यदि बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी अमीरी है और तो वो तो समस्या नहीं है, ठीक है, आर्थिक तंगी की और परेशानी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो अपने खातिर लोग क्या कर रहे हैं कि राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो डिसेंट ओपिनियन है, विसम्मत राय जो है उसको राजनीतिक रूप से क्या मान रहे हैं कि जरूरी चीज़ मान रहे हैं, कि सहगामी मान रहे हैं। कंकमिटेंट का मतलब क्या होता है, सहगामी मतलब जो साथ साथ चलेगा
यानी कि रिफॉर्म तभी हो पाएगी जब लोगों की भागीदारी हो और साथ में ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि जो विसम्मत राय है वो भी मायने रखे। सिंगापुर पॉलिटिकल लीडरशिप शुड रीड द मैंडेट करेक्टली एंड फास्ट ट्रैक द कंट्रीज डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सिंगापुर के जो राजनीतिक नेता हैं, ठीक है, उनको करना क्या चाहिए कि जो ये चुनाव का फैसला आया है उसको सही रूप से, सही परिप्रेक्ष्य में समझें और यहाँ पर जो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है उसमें क्या लाएं, तेज़ी लाएं, गति लाएं। तो सो थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी नए वीडियो को अपलोड करूं तो आपको सीधे तौर से इसकी सूचना मिल पाए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।